हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और हमने 2 क्लासेस कर चुके हैं। पिछले 2 क्लासेस में हम लोग मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़े। आज का क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी, यस, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी है फ्रांस का। ओके, कहाँ का? फ्रांस का स्टोरी है। ओके, यूरोप। तो कब का स्टोरी है? स्टोरी है 1853 का। ओके, कहाँ, कब का? 1853 का। क्लियर? तो 1853 में एक कंपनी खुली फ्रांस पे। ओके, कंपनी का नाम क्या था? कॉम्पेजिन डी कमेंट्री। ओके, अगर इसको फ्रांस में प्रोनाउंस करें, फ्रेंच लैंग्वेज में इसको प्रोनाउंस करें तो ये कंपनी डी कमेंट्री है। ओके, इसका मतलब कंपनी ही है। ओके, तो छोड़ो उसको। तो कंपनी खुली थी, कंपनी डी कमेंट्री बोल के। क्लियर? ये कंपनी क्या करती थी? ये कंपनी माइनिंग का काम करती थी। क्या माइनिंग? माइनिंग ऑफ कोल। कोयला का खदान थी ये। ओके, ये कंपनी कोयला एक्सट्रैक्शन, कोल माइनिंग का, कोल एक्सट्रैक्शंस का काम करती थी। ओके, तो ये कंपनी का जो डायरेक्टर था, क्लियर, कंपनी का जो डायरेक्टर था, कंपनी का जो डायरेक्टर था, ये चाहता था कि ये कंपनी फ्रांस में सबसे बड़ी कंपनी बने, फ्रांस में सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी बने। तो ये क्या क्या डायरेक्टर फ्रांस में, फ्रांस नहीं, पूरे यूरोप में, ओके, पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप में जितने भी अच्छे माइनिंग इंजीनियर्स थे, पूरे यूरोप में जितने भी अच्छे बेस्ट माइनिंग इंजीनियर्स, ओके, बेस्ट माइनिंग इंजीनियर्स थे, उनको ये हायर करके लाया। यूरोप में जितने भी बेस्ट माइनिंग इंजीनियर्स थे उनको ये हायर करके नौकरी पे लाया। तो उसी समय 1860 में एक नया लड़का, ओके, 1860 में एक नया लड़का, इंजीनियरिंग डिग्री जस्ट उसको मिला था, जस्ट वो इंजीनियरिंग पास करके बाहर निकला था और उसको ये कंपनी में नौकरी मिल गया। बहुत अच्छा स्टूडेंट था, तो कंपनी में उसको नौकरी मिल गया 1860 में ही। और वो यंग लड़के का नाम था हेनरी फेयर। ओके, उसका नाम था हेनरी फेयर। क्लियर? तो ये अपने काम में बहुत अच्छा था, बहुत डेडिकेटेडली काम करता था, बहुत ऑनेस्टली काम करता था, और कंपनी को बहुत ही डेडिकेशन से, कंपनी को मतलब उसको जो काम दिया जाता था कंपनी के लिए ऑनेस्टली काम करता था, बहुत डेडिकेटेडली काम करता था। उसका जो टारगेट दिया जाता था उसको टारगेट पूरा कर देता था। ओके, प्लस उसके बॉस जो ऑर्डर्स देते थे ऑर्डर्स को ठीक से फॉलो करता था, जितना टाइम मिलता था उसी टाइम में ख़त्म कर देता था। बहुत उसका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था हेनरी फेयर का। तो करीबन कंपनी में 20 ईयर्स काम करने के बाद, 28 ईयर्स काम करने के बाद 1888 में कंपनी थोड़ा मुश्किल में था। ओके, तो वो इंसॉल्वेंसी के, मैंने अबाउट टू बिकम इंसॉल्वेंट था कंपनी, इंसॉल्वेंसी के कगार पे था कंपनी। इंसॉल्वेंसी मतलब जब कंपनी का ना लाइबिलिटीज़, जब कंपनी का लाइबिलिटीज़ एसेट से ज़्यादा हो जाता है, कंपनी का लाइबिलिटीज़ एसेट से ज़्यादा हो जाता है, मतलब उसके पास जितना एसेट्स है वो पूरा नहीं है लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, लाइबिलिटी उसका कर्ज को चुकाने के लिए उसके पास उतना एसेट, उतना पैसा नहीं है। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपनी इंसॉल्वेंसी के कगार पे आ गया था। तभी हेनरी फ्यूल का रिकॉर्ड अच्छा था, इसीलिए कंपनी वाले डिसाइड किए कि हेनरी फ्यूल को हम मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएंगे। 1888 में हेनरी फ्यूल मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। ओके, हेनरी फ्यूल क्या बन गया? मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। और बस ये मैनेजिंग डायरेक्टर बना नहीं, ये जो कंपनी का जो ख़राब सिचुएशन था, जो चैलेंजिंग टाइम था, जो चैलेंजिंग टाइम था, कंपनी का जो चैलेंजिंग टाइम था, वो उसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है, ये मेरा कंपनी है, मैं इसको 28 साल यहाँ पे काम कर चुका हूँ, अभी कंपनी मुश्किल पे, कंपनी को एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है। क्लियर? कंपनीज़ को एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है और मैं आगे आऊँगा। कौन? हेनरी फ्यूल बोला कि मैं आगे आऊँगा और कंपनी को मैं फिर ऊपर लेके जाऊँगा, बोला हेनरी फ्यूल। क्लियर? तो हेनरी फ्यूल अपने 28 साल में जो काम किया था, बहुत सारे टेक्निक सीखा था, बहुत सारा काम करने का तरीका, कैसे एक डूबे हुए कंपनी को ऊपर उठाना चाहिए, उसके पास काबिलियत था। तभी कंपनी वाले डिसाइड किए कि हेनरी फ्यूल को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाते हैं। क्लियर? फिर क्या हुआ?
हेनरी फेयोल अपना सब टेक्निक्स जितना सब कुछ सीखा था अपने से, उसको जो अच्छा लगा, जो ठीक लगा कि कंपनी में ये काम आएगा, तो हेनरी फेयोल वो सबको अप्लाई किया। और जब वो रिटायर्ड किया, हेनरी फेयोल जब रिटायर्ड किया, ओके, कब रिटायर्ड किया? 30 साल काम करने के बाद। 30 साल काम करने के बाद जब हेनरी फेयोल रिटायर्ड किया, तब कंपनी पूरे यूरोप में यूरोप्स लीडिंग माइनिंग कंपनी में से एक था। ओके, जब हेनरी फेयोल रिटायर्ड किया 30 साल काम करने के बाद, यूरोप्स लीडिंग माइनिंग कंपनी में उसका नाम आता था। ओके, विथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। ओके, कंपनी के पास अभी बहुत पैसा था। ओके, विथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। क्लियर? अभी कंपनी के पास बहुत पैसा था, उसका नाम यूरोप के टॉप माइनिंग कंपनी में आता था। किसके वजह से? हेनरी फेयोल के वजह से और उसके टेक्निक्स के वजह से। क्लियर? अभी तुम लोग बोलोगे कि सर आप तो बस ये बता दिए कि 30 साल में वो सक्सेस मिल गया, सक्सेस कैसे मिला वो तो नहीं बताए। ओके, तो मैं बताऊंगा तुम लोगों को। ओके, सक्सेस उसको कैसे मिला, आज हमारा क्लास और हमारा चैप्टर उसी के ऊपर ही डिपेंड है। ओके, हेनरी फेयोल मैनेजमेंट का कुछ ऐसा टेक्निक्स निकाला, क्लियर, जो कि इतना फ़ायदेमंद था कि उसको सभी कंपनियां यूज करने लगे। ओके, हेनरी फेयोल जो ये 30 साल में जो निकाला, उसमें से 3 बड़ा चीज़, 3 बिग थिंग्स हम लोग आज तक भी पढ़ते हैं। 3 बिग थिंग्स हम लोग आज तक ही पढ़ते हैं। और सबसे मज़े की बात है, लास्ट 2 क्लास में जो मैं मैनेजमेंट यूनिट फंक्शन पढ़ाया था तुम लोगों को, ये हेनरी फेयोल ही निकाला था। ओके, क्या मैनेजमेंट, उसका पहला बड़ा चीज़, मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन। ओके, ये हेनरी फेयोल ही निकाला था। क्लियर? दूसरा चीज़ हेनरी फेयोल क्या क्या, पहले ना सब कुछ तरीके से नहीं होता था, कुछ सिस्टमेटिक वे में नहीं होता था। तो हेनरी फेयोल क्या कंपनी के सारे वर्कर्स को, सारे वर्कर को वो 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ओके, 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। बताता हूँ ये क्या है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। और उसका एक डायग्राम ये बनाया। कैसे? देखो, ऐसे ट्रायंगल शेप में वो डायग्राम बनाया हेनरी फेयोल। ये है टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ट्रायंगल क्यों बनाया वो भी समझाता हूँ। टॉप लेवल वो क्या ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डायरेक्टर्स थे, ओके, ओनर हैं, ओके, या फिर डिसीजन मेकर हैं। कौन? डिसीजन जो लेते हैं, डिसीजन मेकर, ये सब आएंगे टॉप लेवल में, क्योंकि ये कंपनी को चलाएंगे, कंपनी के बारे में डिसाइड करेंगे कि क्या आगे प्लानिंग होगा। ओके, मतलब प्लानिंग क्या होगा कि आगे कैसे काम करेंगे, उस सबका प्लानिंग होगा। क्लियर? डायरेक्टर लोग, ओनर लोग जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सारे टॉप लेवल पे रहेंगे। अब फिर सेकंड में क्या होता है, यहाँ पे ना कंपनी को ये डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। कंपनी के सारे काम को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग। प्रोडक्शन वाले सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, मार्केटिंग वाले कैसे प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा उस पर ध्यान देंगे, सेल्स वाले सिर्फ सेल्स पे ध्यान देंगे, और फाइनेंस वाले कैसे कंपनी के पास पैसा आएगा उसका जुगाड़ करेंगे। तो सबको अलग अलग अपना काम दे दिया। और जो डिपार्टमेंट के हेड्स थे, जिसको बोलते हैं हम डिपार्टमेंटल मैनेजर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, वो सब आते हैं सेकंड, मिडिल लेवल पे। और लोअर लेवल पे सारे जो हमारे लेबर्स जो कि एक्चुअली काम करेंगे, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। तो इसमें एक फ़ायदा क्या हुआ, सुनो, फ़ायदे के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी ट्रायंगल शेप क्यों बनाए? देखो, ट्रायंगल शेप मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे छोटा जगह है टॉप लेवल पे, सबसे छोटा है, मतलब ये ट्रायंगल का सबसे छोटा हिस्सा टॉप लेवल पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे कम लोग होते हैं।
पावरफुल लोग होते हैं लेकिन सबसे कम लोग होते हैं। ओके, द नंबर ऑफ पीपुल आर लीस्ट इन द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में उससे थोड़े ज़्यादा होते हैं और लोअर लेवल से कम रहते हैं। ओके, मिडिल लेवल में टॉप लेवल से ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल रहते हैं लेकिन लोअर लेवल से कम रहते हैं, और लोअर लेवल पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल रहते हैं लेकिन ये लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे नीचे आते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल को इस डायग्राम से वो ऐसे करके किया कि टॉप लेवल में सबसे कम रहेंगे, मिडिल लेवल में उससे ज़्यादा रहेंगे और लोअर लेवल में सबसे ज़्यादा रहेंगे। क्लियर? तो टॉप लेवल का काम है डिसीजन बनाना, मिडिल लेवल का काम है टॉप लेवल से ऑर्डर लेके लोअर लेवल वाले लोगों को काम करवाना। ओके, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का एक ही काम है कि टॉप लेवल से ऑर्डर लो और मिडिल लेवल मतलब टॉप लेवल से ऑर्डर लो और लोअर लेवल वाले लोगों को काम करवाओ। ओके, तो ये था उनका टॉप, मिडिल और लोअर। ओके, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि सबको अपना काम पता लग गया कि हमको क्या करना है, बाकियों के मैटर में हमको इंटरफेयर नहीं करना है। ओके, ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 1888 में ये सब सोचा था वो। ओके, आज से 150 साल पहले ये सब सोचा था वो। ओके, 1888 की बात कर रहा हूँ, तब ये सोचा था। उसके पहले ये सब नहीं था, मैनेजमेंट वगैरह कुछ नहीं था। ओके, तो वो पहले निकाला मैनेजमेंट और उसका फंक्शन निकाला, फिर मैनेजमेंट के जितने भी मतलब कंपनी के जितने भी वर्कर्स हैं उनको 3 लेवल पे वो डिवाइड कर दिया। क्लियर? और तीसरा सबसे बड़ा चीज़ जो कि हमारा चैप्टर है, ओके, जो कि हमारा चैप्टर है जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला, वो था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब कुछ टेक्निक्स। कितना टेक्निक्स निकाला वो? 14 प्रिंसिपल। ओके, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट निकाला वो। मैनेजमेंट को कैसे यूज करेंगे, मैनेजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, 14 प्रिंसिपल उसका निकाल दिया वो कि मैनेजमेंट में ऐसे काम होगा। क्लियर? कंपनी में ऐसे मैनेजमेंट को यूज करेंगे हम लोग। तो 14 प्रिंसिपल था ये वाला। क्लियर? तो फेयोल का ये 3 चीज़, हेनरी फेयोल का ये 3 चीज़ बहुत ही फेमस है। पहला है मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन, दूसरा है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और तीसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसीलिए, बस इसीलिए फेयोल को, ओके, बस इसीलिए फेयोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मैनेजमेंट। ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQ आ जाएगा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, और 4 ऑप्शन देगा। ओके, इसीलिए फेयोल को, हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। बस यही सब लगा के, यही सब टेक्निक्स यूज करके वो क्या क्या 30 साल में कंपनी को, ओके, 30 साल में कंपनी को इंसॉल्वेंसी के कगार पे जो था, जो कंपनी डूबने वाला था, उसको यूरोप का वो लीडिंग माइनिंग कंपनी बना दिया। ओके, यूरोप का लीडिंग माइनिंग कंपनी बना दिया। और इसका थ्योरी जो नहीं है, मतलब ये सब जो थ्योरी है उसको हम लोग फेयोलिज्म बोलते हैं। क्या? फेयोलिज्म, उसके नाम से ये डिराइव हुआ है, फेयोलिज्म बोलते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या? डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें फेयोल क्या बोला? दिस प्रिंसिपल, ओके, दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन। क्या? स्पेशलाइजेशन। अरे तुम लोग स्पेशलाइजेशन तो बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। डॉक्टर के बात लेते हैं। ओके, तुम लोग तो डॉक्टर के पास जाते हो और ये थोड़ी ना होता है कि हर बीमारी का इलाज एक डॉक्टर के पास ही होता है। नहीं, हर एक बीमारी का इलाज अलग अलग डॉक्टर के पास होता है। जैसे कि हार्ट की बीमारी के लिए तुम लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो। ओके, दांत के लिए तुम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हो। क्लियर? कुछ नर्व्स का कुछ प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो। ओके, तो वैसे ही स्पेशलाइजेशन। क्या? स्पेशलाइजेशन। मैनेजमेंट में भी स्पेशलाइजेशन चाहिए। जिसको मार्केटिंग का काम आता है वो मार्केटिंग पे ही रहेगा, जिसको प्रोडक्शन का काम आता है वो प्रोडक्शन पे ही रहेगा, जिसको फाइनेंस ठीक से इकट्ठा करना आता है वो फाइनेंस पे रहेगा। ओके,
जिसको अच्छे से कन्विंस करके कस्टमर को सेल करना आता है वो सेल्स डिपार्टमेंट में रहेगा। ओके, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्लियर। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोला कि डिवाइड द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज, ओके, डिवाइड द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज according to their what, according to their specialization, according to their specialization। इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, ऐसे डिवाइड करने से अपन लोग जो पढ़े थे मैनेजमेंट में, राइट पर्सन इन द राइट जॉब, ओके, ये होगा राइट पर्सन इन द राइट जॉब। इससे क्या फ़ायदा होगा, वो काम और अच्छे तरीके से हो पाएगा, क्लियर, उसको एक्सपर्ट का काम मिलेगा। ओके, मतलब एक्सपर्ट का वर्क उसको मिलेगा, वो काम को अगर एक्सपर्ट करेगा तो बहुत अच्छे से वो काम हो सकता है, क्लियर, डिवीज़न ऑफ वर्क। नेक्स्ट डिवीज़न ऑफ वर्क के बाद है पैरिटी बिटवीन, क्या, पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या फेयोल फिर क्या बोला, हेनरी फेयोल फिर क्या बोला कि ऑथोरिटी, पैरिटी मतलब सेम मतलब ठीक लेवल पे, मतलब साथ साथ जाना चाहिए। जितना ऑथोरिटी, जितना पावर मिल रहा है एक एम्प्लॉयज़ को, जितना पावर मिल रहा है उसके साथ उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलना चाहिए। पैरिटी मतलब दे शुड गो हैंड इन हैंड, साइड बाय साइड वो दोनों को जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑथोरिटी ज़्यादा मिल गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं, ऐसा, और ऐसा भी नहीं कि जिसके पास कुछ पावर है ही नहीं उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दिया, नहीं, जिसके पास जितना पावर है उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी, जितना ऑथोरिटी है उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको उतना मिलना चाहिए, क्लियर। जैसे अपने क्रिकेट टीम में ही ले लो, कैप्टन के पास सबसे ज़्यादा पावर रहता है कि डिसीजन लेने का, कि कौन किस टाइम पे बैटिंग जाएगा, कौन किस टाइम पे बॉलिंग करेगा, फील्डिंग कैसे सेट होगा, क्या होगा, टॉस जीतने के बाद बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे, ये पावर किसके पास रहता है, कैप्टन के पास। ओके, और मैच जीतने से भी उसको सबसे ज़्यादा क्रेडिट मिलता है और मैच हारने से भी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वही ही लेता है। ओके, वैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन पे भी वैसे ही होता है। अगर तुमको एज ए टीम कोई काम दिया गया है तो टीम का लीडर एक होगा, या फिर एज ए डिपार्टमेंट तुमको कुछ काम दिया गया है तो डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा। अगर डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रही है तो जिसके पास पावर है उसको क्रेडिट मिलेगा सबसे ज़्यादा, और डिपार्टमेंट कुछ ख़राब काम की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ही वही लेगा। ओके, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी वो तुम्हारा लीडर ही होगा। ओके, तो देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, एन एम्प्लॉई, क्या, सुनो तुम लोग ना पॉज करके लिखते जाओ, अगर तुमको नोट्स नोट डाउन करना है तो तुम लोग पॉज करके लिखते जाओ। एन एम्प्लॉई who has the maximum authority, who has the maximum authority, the same employee carries the maximum responsibility also. The same employee carry the maximum responsibility also. This principle, okay, this principle states that the authority and responsibility shall go साइड बाय साइड। ओके, साथ साथ जाना चाहिए, जितना ऑथोरिटी उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर। ओके, तीसरा है डिसिप्लिन। क्या, डिसिप्लिन मतलब वही ओबीडियंस वाला डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहो ऑर्गेनाइजेशन पे, नहीं,
ओके, डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन पे चुपचाप बैठे रहो, जो कि तुमको क्लास में बोला जाता है कि कीप डिसिप्लिन बोल के, नहीं वो नहीं है। डिसिप्लिन मतलब ओबीडियंस, फेथफुलनेस, ऑनेस्टी। क्या क्या बोल दिया मैं? डिसिप्लिन मतलब ओबीडियंस, फेथफुलनेस एंड ऑनेस्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एम्प्लॉइज ओबीडियंट रहना चाहिए, फेथफुल रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने काम को लेकर टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी उनके लिए ही कर रहा है। अगर कोई एम्प्लॉय ठीक से काम कर रहा है, अपना टारगेट को पूरा कर रहा है, जितना टाइम उसको दिया गया है, 1 महीने के अंदर उसको ये काम ख़त्म करना है, अगर वो 1 महीने के अंदर वो काम ख़त्म कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स मिलता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है बोनस के तरीके से, या फिर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है, उसको कुछ छुट्टी दे दिया जाता है या फिर उसको कुछ गिफ्ट दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से उसको बेनिफिट भी मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द एम्प्लॉय मस्ट बी डिसिप्लिन regarding his work, must be disciplined regarding his work in the organization. Okay, he should be honest. Okay, he should be honest and faithful towards, he should be honest and faithful towards the orders, towards the order of its superior. superior मतलब उसका बॉस। ओके, और जो तुम्हारे नीचे रहता है, जो तुम्हारा जूनियर रहता है, उसको हम सबॉर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर? तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि ही शुड बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहना चाहिए, मतलब जो काम किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। ओके, ही शुड बी ओबीडियंट एंड फेथफुल टुवर्ड्स द ऑर्डर, जो उसको ऑर्डर मिला है उसके प्रति वो फेथफुल और ऑनेस्ट रहना चाहिए और ठीक से काम करके उसको देना चाहिए, सबमिट करना चाहिए। क्लियर? तो अब तक हम लोग क्या क्या पढ़े? डिवीजन बिटवीन द वर्क मतलब स्पेशलाइजेशन, पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो साइड बाय साइड, शुड गो हैंड टू हैंड, और है डिसिप्लिन मतलब ऑनेस्टी, ओबीडियंस एंड फेथफुलनेस। क्लियर? टुवर्ड्स द ऑर्डर ऑफ द सुपेरियर। नेक्स्ट, फोर्थ, सुनो, फोर्थ पे क्या आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पे क्या आता है? यूनिटी ऑफ कमांड। क्या? यूनिटी ऑफ कमांड। अब यहाँ पे सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है? एक एम्प्लॉय ना एक ही बॉस से ऑर्डर लेना चाहिए, मतलब वो एक ही बॉस के अंदर ही काम करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका वो बहुत सारे सुपेरियर के पास काम करता है। मतलब ये एक एम्प्लॉय हुआ, ओके, दिस इज एन एम्प्लॉय, उसका एक ही बॉस होना चाहिए, उसका एक ही बॉस होना चाहिए, वन बॉस। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके 3-4 तो बॉस हैं। ये होने से क्या होगा, अगर उसके पास मोर देन 2 या फिर मोर देन 3 बॉसेस हैं तो उस पर क्या होगा, उसको सभी से ऑर्डर मिलेगा और सबका ऑर्डर फॉलो करते करते वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है, यूनिटी मतलब वन। ओके, यूनिटी मतलब वन और कमांड मतलब ऑर्डर। यूनिटी मतलब वन और कमांड मतलब ऑर्डर। उसको बस एक जन से ही, एक बॉस से ही, एक सुपेरियर, एक सीनियर से ही उसको ऑर्डर लेना चाहिए। सबसे ऑर्डर लेगा तो उसको ही डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि किसका काम करेगा, किसका नहीं करेगा। ओके, और फिर उसका काम मैसअप होके हौश-पौश हो जाएगा। क्लियर? तो
तो उसको एक ही बॉस से ऑर्डर लेना चाहिए, फिर वो अच्छे से काम कर सकता है, जिसका ऑर्डर लिया उसका पूरा कर सकता है। द एम्प्लॉय shall take order of only one boss. He shall report, और उसी को ही रिपोर्ट करेगा ना, जिसका ऑर्डर लिया है उसका ही काम करके उसी को ही रिपोर्ट करेगा। He shall report to that superior only. ओके, अगर नहीं तो क्या होगा फिर? taking order from several superior, अगर सभी से ऑर्डर लेने लगेगा वो, then it will be difficult for him, it will be difficult for him, एक मिनट, it will be difficult for him to fulfill everyone's order, सबका ऑर्डर पूरा करने में उसको फिर मुश्किल हो जाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड यही बोलता है कि तुम जिसके लिए काम कर रहे हो बस उसी से ही ऑर्डर लो और बस उसी को ही रिपोर्ट करो, यूनिटी ऑफ कमांड। क्लियर? और आज का ये लास्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, आज बस 5 ओके, आज बस 5 ही प्रिंसिपल पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में बाकी 9 प्रिंसिपल को टेक ऑफ करेंगे। क्लियर? आज का लास्ट प्रिंसिपल है, थोड़ा ध्यान से सुनो। 5th है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, देखो बहुत सारे स्टूडेंट यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे कंफ्यूज हो जाते हैं, और क्वेश्चन भी आता है तुम्हारे एग्जाम पे कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, और ये दोनों साथ साथ भी चलते हैं। देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है, मैं टेक्स्ट समझाने के पहले तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। तो हम लेते हैं एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल। किसका? रेस्टोरेंट। ओके, सपोज ये होटल है, रेस्टोरेंट है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। यहाँ पे कुक काम करता है किचन पे। ओके, यहाँ पे वेटर्स वगैरह होते हैं। ओके, यहाँ पे वेटर्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे तुम्हारा काउंटर होता है, ये गेट है। ओके, यहाँ पे काउंटर होता है जहाँ पे कि वो मैनेजर या फिर मालिक बैठता है, और यहाँ पे सारा टेबल डला हुआ है। ओके, जहाँ पर कि कस्टमर आकर खाएंगे कर। ओके, यहाँ पे सारा टेबल डला हुआ है, और यहाँ पर ये वॉश मशीन कर लेते हैं, छोड़ो। तो कुक का काम क्या है? खाना बनाना। कुक, टू कुक फूड। ओके, वेटर का काम क्या है? टू सर्व द फूड, परोसना। ओके, मैनेजर का काम क्या है? टू टेक केयर ऑफ कस्टमर्स, जो कस्टमर आते हैं उनका देखभाल करना, उनका ज़रूरत पूरा करना। टेक केयर ऑफ कस्टमर्स। ओके, एंड चलो टेक केयर ऑफ कस्टमर्स नहीं में रखते हैं बस। यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके का काम हो रहा है। एक खाना बना रहा है, एक उसको सर्व कर रहा है, परोस रहा है, और दूसरा कस्टमर का जो नीड्स है, जो वांट्स है, उसको पूरा कर रहा है, उनका देखभाल कर रहा है कि उनको क्या चाहिए, क्या उनका प्रेफरेंस है, क्या उनके मतलब होटल के मेनू के हिसाब से उनका विश बैठ रहा है कि नहीं, वो सब देखेगा कौन? मैनेजर देखेगा। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैनेजर ही उसको सुलझाएगा, उसको सॉल्यूशन देगा, उसको सॉल्व करेगा। लेकिन 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 मेरे को तुम लोग एक चीज़ बताओ, ये सब करने के पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सब करने के पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेटिस्फाई द कस्टमर। टू व्हाट? सेटिस्फाई द कस्टमर एंड increase the sale of hotel. Okay, to satisfy the customer and increase the sale of hotel. Clear? ये सब जो कर रहे हैं, ओके, ये सब जो कर रहे हैं, कुक जो उसका खाना ठीक से बना रहा है, या फिर वेटर जो
खाना सही से परोस रहा है, ओके, कुछ ख़राब से परोस नहीं रहा है, मतलब सही तरीके से परोस रहा है, या फिर मैनेजर जो उनका बात सुन के, कस्टमर का बात सुन के जो उनका देखभाल कर रहा है, ये सबका मोटो क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव बस एक ही है, टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड इंक्रीज द सेल ऑफ होटल। काम अलग अलग है लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है, ओके, काम अलग अलग है लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है। सब लोग एक ही डायरेक्शन पे आगे जा रहे हैं, क्या सब लोग एक ही डायरेक्शन पे आगे जा रहे हैं? कौन सा डायरेक्शन है वो? उनका डेस्टिनेशन क्या है? टू सेटिस्फाई द कस्टमर, ओके, क्या? टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड इंक्रीज द सेल ऑफ होटल। उनका एक ही मोटिव है, सब एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ओके। वन डायरेक्शन, क्या? वन डायरेक्शन पे सब लोग जा रहे हैं। वन डायरेक्शन मतलब, वन मतलब यूनिटी, ओके। तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये होता है क्या? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? समझ में आया तुम लोगों को यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस क्या है? तो चलो लिखते हैं अभी टेक्स्ट, नोट्स लिखते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिस प्रिंसिपल says that all the workers working in the organization have a common goal। उनका गोल ना कॉमन रहता है, have a common goal। they move towards a single direction, even if their work is different from each other। भले ही उनका काम एक दूसरे से अलग है, वो लोग एक ही डायरेक्शन पे जाते हैं और उनका सबका कॉमन गोल एक ही है, ओके, एक ही गोल उनका रहता है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ठीक है, समझ में आया आप लोगों को यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो आज हम लोग कौन कौन सा प्रिंसिपल पढ़े? 14 प्रिंसिपल में से, ओके, 14 प्रिंसिपल में से हम लोग आज पहला 5 प्रिंसिपल पढ़े। और सुनो, ये ना मतलब सीक्वेंस में जाता है। तो पहला क्या था? डिवीज़न ऑफ वर्क, जिसमें बताया जाता है स्पेशलाइजेशन। हर काम को एक स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट ही करेगा, स्पेशलाइजेशन। दूसरा हम लोग पढ़े थे पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें बोला जाता है कि ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो साइड बाय साइड, ओके। तीसरा था तुम्हारा डिसिप्लिन, फेथफुलनेस, ऑनेस्टी, ओके, एंड ओबीडियंस, डिसिप्लिन। चौथा है तुम्हारा यूनिटी ऑफ कमांड, क्या? यूनिटी ऑफ कमांड। तुम लोगों को याद करने का टेंशन नहीं लेना है, मैं तुमको याद करवा दूंगा, तुम लोग बस समझो अभी, ओके। तुम लोग बस समझो कि डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है, पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, ओके, और यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। और लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या? वन बॉस वन ऑर्डर, एक ही बॉस से एक ही, मतलब एक ही बस से बस ऑर्डर लेना है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब वन गोल, सबको एक ही तरफ जाना है, ओके। तुम लोगों को याद करने का टेंशन नहीं लेना, यार कैसे याद होगा 14 प्रिंसिपल, फिर उसका मीनिंग, उसका टेंशन मत लो, मैं तुमको याद करवा दूंगा, ओके। चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं तुमको याद करवा दूंगा, बता दूंगा कि कैसे याद करना है। बस तुम लोग अभी एक काम करो, तुम लोग सब कुछ समझो, और मैं तुमको तो अपना नंबर दे दिया हूँ, तुमको कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी फ्रीली, ओके, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ओके, आज का क्लास ख़त्म करते हैं, और सब ठीक से रहो, ठीक से पढ़ो, बाय।